हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे जीव विज्ञान के बारे में कि जीव विज्ञान क्या है, क्या इसका महत्व है हमारे जीवन में। ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव विज्ञान। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, यानी जो आपका जीव विज्ञान है इसका अर्थ क्या है। तो जो जीव विज्ञान होता है आपका, यह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। किस भाषा के? तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। दो शब्द, दो शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला है आपका बायो और दूसरा है आपका लोगोस। बायो और लोगोस, इन दो शब्दों से मिलकर के बनता है आपका बायोलॉजी शब्द। अब देखिए, यहां पर जो आपका बायो दिया हुआ है, यहां पर जो आपका बायो दिया हुआ है उसका अर्थ है यहां पर जीवन या लाइफ। जो आपका बायो दिया हुआ है, बायो जो दिया हुआ है उसका अर्थ है जीवन, या अंग्रेजी में इसे आप लाइफ भी कह सकते हैं। और जो आपका लोगोस है, जो आपका लोगोस है, तो लोगोस का मतलब है अध्ययन करना। क्या है? तो इसका अर्थ है अध्ययन करना। अतः हम यह कह सकते हैं कि जीवन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? जीवन का अध्ययन ही क्या है? जीवन का अध्ययन ही जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। किसका अध्ययन? यानी जीवन का अध्ययन क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान कहा जाता है। चलिए, इसके बारे में हम लोग थोड़ी और चर्चा करेंगे अगर। अब देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीव विज्ञान का सर्वप्रथम जो जीव विज्ञान शब्द था, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था, सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग था वो किया था लैमार्क, लैमार्क और ट्रेविरेंस ने, ट्रेविरेनस ने क्या किया था? इसका सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग कब किया था? तो 1801 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अच्छा, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो जीव विज्ञान के पिता हैं आपके, किसके? तो जीव विज्ञान के पिता कौन कहे जाते हैं? तो जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है किसे? तो वो है आपके अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। और जो आपका जंतु विज्ञान है, जंतु विज्ञान, उसका पिता भी किसे कहते हैं? तो उसका पिता भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अच्छा, क्यों कहा जाता है? आइए अभी हम लोग जानेंगे कि भाई इसे जीव विज्ञान का और जंतु विज्ञान का पिता क्यों कहा जाता है। देखिए, अरस्तु ने क्या की थी? एक पुस्तक लिखी थी। अरस्तु ने क्या किया था? एक पुस्तक लिखी। क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिया एनिमेलम। क्या थी? तो पुस्तक थी हिस्टोरिया एनिमलम, एनिमलम।
मलम। ये किसकी पुस्तक थी? तो यह पुस्तक लिखी थी आपके अरस्तु महोदय ने, है ना। और इसमें इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने इसी पुस्तक में क्या किया था? पौधों एवं जंतुओं के जीवन के विभिन्न विभिन्न पक्षों के विषय में इन्होंने जानकारी प्रस्तुत की थी। किसके विषय में? तो पौधों व जंतुओं के जीवन के बारे में, जंतुओं के जीवन के बारे में क्या की थी? अपने विचार प्रस्तुत किए थे। किसने? तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमलम में पौधों और जंतुओं के विभिन्न पक्षों पर अपने क्या किए थे? विचार प्रस्तुत किए थे। किसने प्रस्तुत किए थे? तो अरस्तु ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे। अच्छा, बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं, यानी जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो वो भी अरस्तु को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो वो भी आपके अरस्तु को ही कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण जानेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला नाम आता है आपके अरस्तु का। अरस्तु ने क्या किया था? जो जीव थे उनको दो भागों में बांटा था। पहला नाम किसका आता है? अरस्तु का। अरस्तु ने क्या किया था? इसको हटा ही देता हूं, अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे पहला नाम आता है आपके अरस्तु का। अरस्तु ने क्या किया था? अरस्तु ने जीवों को दो भागों में बांटा था। जीवों को दो भागों में बांटा था। दो भाग वो कौन कौन से? देखिए, तो जो दो भाग थे वह यह थे। पहला तो था आपका जंतु समूह। पहला था जंतु समूह, और दूसरा था आपका वनस्पति समूह। वनस्पति समूह। यह वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। जीवों को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? दो भागों में बांटा गया था। यहीं पर दूसरा नाम आता है आपका लीनियस महोदय का। लीनियस दूसरा व्यक्ति था आपका लीनियस महोदय। जो लीनियस था ना, बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। दूसरा नाम आता है लीनियस महोदय का। अब देखिए, जो लीनियस महोदय थे, इन्हें जो है ना आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। इन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। किसे? तो लीनियस महोदय को जीवों के आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। लीनियस ने क्या किया था? लीनियस ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। लीनियस की एक पुस्तक थी, इसकी एक बुक थी जिसका नाम था सिस्टेमा न्यूटेरिया। अब देखिए, इसमें इन्होंने क्या बताया था? इसमें इन्होंने जीवधारियों को दो भाग में बांटा। किसने? तो लीनियस महोदय ने भी क्या किया? जो आपके लीनियस महोदय थे, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी जीवधारियों को क्या किया? दो भागों में बांटा। दो भागों में बांट दिया। पहला समूह कौन सा था? तो पहला समूह था इनका पादप जगत। पहला समूह था पादप जगत, और दूसरा समूह था इनका जंतु जगत। जंतु जगत।
यह वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है? तो यह वर्गीकरण दिया गया है आपके लीनियस महोदय के द्वारा। लीनियस महोदय के द्वारा यह वर्गीकरण दिया गया है। अब आप थोड़ा देखिए, लीनियस महोदय ने, अच्छा, फिर लीनियस महोदय ने किया क्या? जो समस्त जीव थे उनको क्या किया इन्होंने? 1900, जो आपके लीनियस महोदय हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है आपका लीनियस। इन्होंने क्या किया था? जो लीनियस महोदय थे इन्होंने 1969 ईस्वी में 1969 ईस्वी में क्या किया? पुनः वर्गीकरण प्रस्तुत किया और समस्त जीवों को 5 भागों में बांटा। कितने में बांटा? तो समस्त जीवों को जो है 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? तो 5 भागों में बांटा था। अच्छा, अब यह 5 भाग कौन कौन से थे जान लीजिए। पहला था आपका, जो पहला था वो था आपका मोनेरा। कौन था? मोनेरा। अच्छा, मोनेरा क्या होता है अभी हम लोग जानेंगे। जो आपका मोनेरा होता है, इसकी विशेषता क्या होती है कि इसमें जो है, इसमें प्रोकैरियोटिक जो आपके जीव हैं वो आते हैं। कौन जीव आते हैं इसमें? तो जो आपके प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। और इसमें कौन कौन से जो है अब घटक पाए जाते? देखिए, इसमें आपके जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसमें आपके जीवाणु पाए जाते हैं। इसमें आपके आपके साइनो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। साइनो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और क्या पाया जाता है? तो इसमें और पाया जाता है आपका, और पाया जाता है आर्की बैक्टीरिया। क्या पाए जाते हैं? आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। किसमें? तो आपके प्रोकैरियोटिक जीवों में आते हैं। कौन? आर्की बैक्टीरिया। और क्या पाया जाता है? तो और पाए जाते हैं इसमें आपके तंतुमय जीवाणु। तंतुमय जीवाणु पाए जाते हैं। किसमें? तो यह सब कहां पाए जाते हैं आपके? तो यह पाए जाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक जीवों में आते हैं। किसमें आते हैं? प्रोकैरियोटिक जीवों में आते हैं। और प्रोकैरियोटिक जीव कहां पाए जाते हैं आपके? तो मोनेरा में पाए जाते। किसमें? मोनेरा में। मोनेरा में पाए जाते हैं। अब जो इसका दूसरा भाग था, ये तो था कौन? आपका पहला भाग था। अब दूसरा भाग जो है इसका, वह है आपका प्रोटिस्टा। कौन सा है? तो वह भाग है इसका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। अच्छा, अब प्रोटिस्टा में कौन कौन से जीव आते हैं? तो देखिए, प्रोटिस्टा में एक कशेरुकीय, जो आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं। कौन? एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव आते हैं। और क्या आता है? तो जलीय और यूकेरियोटिक जीव आते हैं। कौन आते हैं? तो जलीय यूकेरियोटिक जीव। यूकैरियोटिक कैरियोटिक जीव आते हैं। और क्या आता है? तो और इसमें आता है युगलीना। कौन आता है? तो आता है युगलीना। युगलीना भी इसी के अंतर्गत आता है।
और युगलेना क्या होता है? तो पादप तथा जंतु जगत के मध्य की इकाई होती है। कौन? ये क्या होता है? तो ये पादप तथा जंतु के क्या होती है? मध्य का होता है। कहाँ रहता है? मध्य का भाग होता है। अब हम लोग तीसरे वर्गीकरण पर पहुंचेंगे। जो तीसरा इसका भाग था, वो इसका तीसरा भाग कौन सा है? तो तीसरा भाग है इसका आपका पादप। अब आप लोग जानेंगे कि पादप क्या होते हैं, है ना? पादप क्या होते हैं? देखिए, तो जो पादप होते हैं आपके, इसमें सभी रंगीन बहुकशेरुकी और प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से जीव आते हैं? तो देखिए, इसमें सभी रंगीन बहुकोशिकीय जीव और प्रकाश संश्लेषी जीव, प्रकाश संश्लेषी शैवाल, पुष्पीय, अपुष्पीय, और बीजीय पौधे आते हैं। बीजीय पौधे आते हैं। तो किसके अंतर्गत आते हैं? तो यह सब आते हैं आपके पादप के अंतर्गत। किसके? पादप यानी प्लांट के अंतर्गत आते हैं, है ना? प्लांट के अंतर्गत यह सभी आते हैं। अगला जो इसका भाग है वह है आपका कवक। अच्छा, कवक क्या होता है? तो यह क्या होते हैं? सभी इतर पोषित होते हैं। क्या होते हैं? सभी इतर पोषित होते हैं। क्या होते हैं? इतर पोषित होते हैं। और क्या होते हैं? कवक जगत में जो है यूकैरियोटिक व परपोषित व जीवधारी शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं? तो जीवधारी जो है इसमें क्या होते हैं? शामिल होते हैं। अच्छा, ये सब करते क्या हैं? तो यह सब क्या करते हैं? अवशोषण और पोषण। ये क्या होते हैं? तो अवशोषण और पोषण होते हैं। क्या होते हैं? अवशोषण और पोषण होते हैं। और क्या इनकी विशेषता होती है? तो अगली इनकी विशेषता होती है परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? तो यह परजीवी और मृतोपजीवी होते हैं। मृतोपजीवी होते हैं। कौन? तो आपके कवक। अच्छा, कवक की अगली विशेषता क्या होती है? जिनकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, किसकी? तो जो आपके कवक होते हैं ना, तो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, कोशिका जो भित्ति होती है क्या होती है? बहुत ही जटिल शर्करा की बनी होती है। किसकी बनी रहती है? तो बहुत ही जटिल शर्करा की बनी होती है।
जो कवक की कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है? तो बहुत ही जटिल शर्करा से बनी होती है। अब हम लोग जानेंगे जंतु जगत के बारे में, यानी उसका पांचवा और अंतिम जो भाग था लीनियस के वर्गीकरण का, उसके बारे में। तो ये क्या है आपका? यह है आपका जंतु। जंतु। अब अपन लोग ये जानेंगे कि जंतु क्या होते हैं। जंतु का मतलब क्या है? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एनिमल। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सभी बहुकोशीय। कौन कौन? तो इसमें सभी बहुकोशीय, सभी बहुकोशीय जंतु संभोजी, जंतु संभोजी और यूकेरियोटिक, यूकैरियोटिक और उपभोक्ता जीव सम्मिलित होते हैं। कौन? उपभोक्ता जीव शामिल होते हैं। किसमें शामिल होते हैं? तो जंतुओं में शामिल होते हैं। अच्छा, और क्या क्या इसमें होता है शामिल? तो देखिए, और इसमें होता है आपका हाइड्रा। हाइड्रा होता है, जेलीफिश होती है आपकी, जेलीफिश, सितारा, मछली, सरीसृप, सरीसृप और उभयचर पक्षी, स्तनधारी, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? तो यह सारे के सारे जो आपके हैं, यह सारे के सारे आते हैं आपके जंतुओं में काउंट किए जाते हैं। तो यह था आपका लीनियस का वर्गीकरण। बाकी की कहानी जानेंगे हम लोग कल। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।